वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 9 अच्छा कैसे लिखें। आप अब तक भाषा के लिखित रूप का पर्याय प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी जब भी कभी नया लिखना होता है तो आप 10 बार सोचते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, शुरू कैसे करें। जैसे किसी को पत्र लिखने में, प्रश्नों के उत्तर लिखने में, अनुच्छेद या छोटा निबंध लिखने में, या ऐसी ही कुछ अन्य परिस्थिति में। कभी कभी आप किसी घटना से इतना प्रभावित होते होंगे कि आपका मन आपके बारे में लिखने को करता होगा। शायद आप डायरी में नियमित रूप से अपने विचारों को लिखते हो या कभी कभी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो। इस प्रकार लिखना कौशल के अनेक रूप हैं। आप सहमत होंगे कि बोलना जितना आसान है, लिखना उतना नहीं, किंतु लिखने का प्रभाव बोलने से अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। परंतु शर्त यह है कि हमें प्रभावी ढंग से लिखना आए। इस पाठ में हम यही सीखेंगे कि प्रभावी ढंग से कैसे लिखा जाए सकता है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सही शब्द चयन, वाक्य न्यास और वाक्य गठन करना सीख सकेंगे। शुद्ध हिंदी लेखन के गुण पहचान सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति को मुहावरे, लोककृत आदि के प्रयोग से अधिक प्रभावी बना सकेंगे। विराम चिन्ह आदि का सही प्रयोग सीख सकेंगे। अपने विचार को सही क्रम देते हुए उन्हें अपनी भाषा में ढाल सकेंगे। अनुच्छेद, कहानी, आलेख आदि को पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकेंगे। क्रियाकलाप: प्रयोग संबंधित 10 वाक्य का अनुच्छेद लिखिए। कंप्यूटर प्रयोग संबंधित 10 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखिए। भावों की अभिव्यक्ति और भाषा: कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम होता है। दैनिकनी क्रियाकलापों से सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अन्यास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। इसी तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर अपने भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें। शुद्ध, स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत है मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एक गर्व भाव से चिंतन मनन की ज़रूरत होती है। फिर वही चिंतन हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है। तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में आप प्रशंसा और आश्चर्य की लिखित भाषा में अभिव्यक्ति देखें। प्रशंसा: अरे मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, देखो ये तस्वीर क्या कमाल की है। आश्चर्य है: अरे यहाँ आकर मसूद ने मुझे अचानक अचरज में डाल दिया। ये तो हुई भाव या विचार प्रकट करने की बात। मगर इन भावों की बेहनी भाषा के लेखन में मोटे तौर पर देखने तो मुख्य 2 पक्ष हैं। एक तो उसका बाहरी अर्थात स्वरूप पक्ष है जिसमें शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरा प्रयोग, अभिव्यक्ति शैली आदि आती है, और दूसरा है भीतरी पक्ष जिसे भाव या पक्ष, विचार पक्ष कह सकते हैं। इसमें विचारों या भावों की गंभीरता, स्पष्टता, सरलता आदि सहमति है। स्वच्छता, सुंदरता और सुडौल अक्षर निर्माण, हाशिया छोड़कर लिखना, अक्षर शब्द और वाक्य से वाक्य के बीच दूरी और ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे लेखन की 3 शर्तें हैं। लेखन प्रभावी हो, जो लिखा जाए वह सटीक हो, जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। शुद्ध
लेखन का मतलब है कि लेखन सुंदर हो और शब्दों की वाणिज्य शुद्ध हो, वाक्य की प्रकट बनावट ठीक हो, उसमें व्याकरण संबंधित कोई गलती ना हो। सटीक लेखन का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ निकाले और वही दूसरों तक पहुँचे। इसके लिए आप सही शब्द चुनें और सही वाक्य बनाएं। ऐसे में पढ़ने वाले को कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने के लिए तीनों सीढ़ियाँ चढ़ना जरूरी है, यानी बिना शुद्ध लिखे सटीक लेखन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको शुद्धता लिखना सीखना होगा, इसके बाद ही आप सटीक लेखन का कौशल सीख पाएंगे। इसी से आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी होगी। शब्द से वाक्य तक हमारी कल्पना पंख पसारती है और हमारे मन में जिन नए नए भावों का विचार होता है उन्हें हम लिपिबंद करना चाहते हैं। अगर हमें शुद्ध लिखना आता है ही नहीं तो हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और उसके बाद शब्द से परिचित होना होगा। अगर हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते तो लिखते समय वेतनों वर्तनी के गलत होने से अर्थ का निरर्थक हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि आपने स्नान किए नहीं की। यही बात वह लेखन में कर जाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि स्नान की जगह उन्हें स्नान शब्द लिखना चाहिए था। कई ऐसे क्षेत्र में जहाँ स्थायी को अस्थायी की तरह उचित किया जाता है, जबकि ऐसा लिखते समय अशुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार एक उदाहरण देते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए पूर्ण आहार होता है। इस वाक्य में आहार के स्थान पर आहार लिखा जाएगा। कुछ लोगों की वाह और वाह संबंधित शुद्धियों भी लेखन में हो जाती है। वर्षा को वसा और वनस्पति को वनपति लिखे जाते हैं। इसके अलावा सा की अशुद्धि तो लगातार लोगों से ही हो ही जाती है। वे शासन को शासन, नमस्कार को नमस्कार और कष्ट को काष्ट लिख जाते हैं। टा और ठा के लेखन में भी खूब अशुद्धियाँ होती है। विशिष्ट के स्थान में विशिष्ट और संतुष्ट की जगह संतुष्ट लिखते हुए अपने कई लोगों को देखा होगा, जो कि गलत है। इसी तरह हमें सा और छा लिखते समय भी अशुद्धियों से बचना होगा। लोग क्षमा के स्थान पर क्षमा या क्षमा लिख देते हैं और कस्सा की जगह कच्छा, जबकि कच्छा भिन्न अर्थ रखता है। इस तरह की अशुद्धियाँ बड़ी अशुद्धियों की श्रेणी में गिनी जाती है। अक्सर आप देखते होंगे लोग बात करते समय हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों के बेमेल प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल इस तरह की भाषा का प्रचलन बोलचाल में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि गलत है। कुछ उदाहरण है, जैसे बिफोल की वह कुछ बोली, मैंने ऐसा कर दिया। स्कूल जाते समय मुझे राम एंड सामू वॉक करते हुए मिल गए। इस प्रकार 2 या 3 भाषाओं में मिले जुले शब्दों के प्रयोग को कोड मिश्रित कहते हैं। इसी तरह हमने कई लोगों को कहते सुना है कि मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। पत्र के अंत में कहीं लोग लिख देते हैं आपका भावदीय शोक, मगर ये व्याकरण की मर्यादा की सीमा पार करने जैसा है। एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण रुचित अथवा दुर्भाव दोष होता है। इसके कुछ और उदाहरण देखें। मुझे इसी खतरे का भय था। गुनगुने गर्म पानी से नहाने में बड़ा मज़ा आता है।
कालचक्र के पहिए के नीचे दबकर सब समाप्त हो जाता है। ये वजह है जिसके कारण आज तक मैं तुमसे नहीं मिला। अशुद्ध भाषा, उच्चारण दोष, वंतनी दोष, शब्द प्रयोग और वाक्य रचना संबंधी दोष हमारी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में बाधक बनाते हैं। शुद्ध बोलना या लिखना एक कौशल है, हुनर है। इस दौरान हम उपयुक्त शब्दों के चयन पर भी थोड़ा सा विचार करते। उपयुक्त शब्दों का चयन। उपयुक्त शब्दों के अभाव में हमें अपने विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। हमारे मन में कोई विचार उठा और हमने उसे भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए शब्द खोज लिए, मगर ये काम नहीं समाप्त नहीं होता। शब्दों के चयन के बाद हमें यह भी देखना होता है कि उसका मेल बैठता है कि नहीं। मान लीजिए आपको लिखना है कि मेरे माँ बापू बूढ़े हो गए। इसकी जगह यदि आप लिखें कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी के साथ बाप का मेल नहीं बैठता और ये तो मम्मी पापा लिखा जाएगा या माँ बाप या अम्मी अब्बा। यदि आप लिखें कि केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शब्द का प्रयोग बेमेल है। लिटरेसी अंग्रेजी का शब्द है और दर हिंदी का। या हिंदी में साक्षरता दर लिखित या फिर लिटरेसी रेट। एक अलग उदाहरण के तौर पर यदि हम लिखें कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से घनघोर युद्ध किया था, जो यहाँ घनघोर शब्द का चयन अनुपयुक्त माना जाएगा। घनघोर की जगह अगर आप घमासान शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द चयन उपयुक्त है। एक और उदाहरण से ये बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र से मिलने उसके कसावास गए और वह कमरे पर नहीं मिला, उसे बहुत ज़रूरी काम था, तो आप यह कहेंगे, जाहिर है आप उसके नाम एक चिट्ठ लिखकर ताले में लगा आएंगे या कमरे में डाल देंगे, मगर उस चिट्ठ पर लिखेंगे क्या? विनोद विगत टूटेज में से मैं तुझसे मिलना चाहता था मगर तू नहीं मिले। तुम्हें ज्ञात वे हो कि आसान परीक्षा में मैनेजर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। इस तरह से लिखना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसमें जो कहना चाहते हैं वह ठीक व्यक्त नहीं हो पा रहा है। उपयुक्त शब्द चयन और व्यवस्थित तथा सटीक ढंग से कई बार ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यहाँ आपकी भाषा अटपटी है, साथ ही साथ विगत टूटेज जैसे शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है। हमेशा अपनी बात सीधे और सही तरीके से कहने और लिखने चाहिए। चिट पर लिखना चाहिए था कि मित्र विनोद, पिछले 2 दिनों से मैं तुमसे मिलना चाहता था। आने वाली परीक्षा के संबंध में तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रभावी लिखने के लिए हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी हो और उसका एक ठीक प्रयोग भी हो सके। आवश्यकता हो तो हम उपसर्गों प्रसंगों की सहायता से नए शब्द भी बना सकते हैं। प्रिय, विलोक, दुरुचि, अनेक के एक शब्द आदि जो आपने पढ़े हैं वह यहीं काम आएंगे। शब्द चयन की शिथिलता और चुस्ती को आप नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। का शिमला पहाड़ पर बसा देखने योग्य स्थान है। आपके माँ बाप क्या करते हैं? वर्षों बाद बेटे को देखकर माँ पगला गई। जीवन और मरना तो एक लगा ही रहता है। चुटकुला सुनकर मैं लोटपोट हो गया। माँ प्रातःकाल शिवलिंग पर गंगा का पानी चढ़ाती है।
शिमला दर्शनीय पर्वत स्थल है। आपके माता पिता क्या करते हैं? वर्षों बाद बेटे को देखकर माँ विभोर हो गई। जीवन मरण, जीना मरना तो लगा ही रहता है। चुटकुला सुनकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। माँ प्रातःकाल शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ते हुए आप स्वयं समझ गए होंगे कि संदर्भ के की अपेक्षा संदर्भ ज्ञ के वाक्य अधिक चुस्त और प्रभावी है। आप कारण भी ढूंढ सकते हैं। पहले वाक्य में पहाड़ पर बसा के लिए पर्वतीय और देखने योग्य है कि दर्शनीय कर दिया है। बाप शब्द का प्रयोग अब सभ्य संदर्भों में नहीं होता, इसलिए माता पिता ठीक है। इसी प्रकार माँ पगला गई की अपेक्षा विभोर हो गई, ये गदगद हो गई या प्रसन्न हो गई, ठीक है। चौथे वाक्य में शब्द का योग अटपटा है। या तो दोनों तत्सम हो, जीवन मरण, या दोनों तत्सम, जीना मरना। इसी प्रकार अगले वाक्यों में भी आप स्वयं कारण तलाश सकते हैं। क्रियाकलाप। क्रियाकलाप विशेषण का प्रयोग। विशेषण हमारी भाषा और अभिव्यक्ति को शानदार और प्रभावी बनाते हैं। विशेषण के बिना भाषा नीरस लगती है। उदाहरण के लिए, मेरी भाभी अच्छी है, उनकी आंखें अच्छी हैं, उनका माथा अच्छा है, माथे पर बिंदी अच्छी है लगती है, वह कानों में झुमके पहनती है और नाक में लौंग, भाभी के गाल भी बड़े अच्छे हैं। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, वह चौड़े माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती है, उसके बाल काले, लंबे और रेशम से मुलायम हैं, बड़ी बड़ी चमकीली गोल आँखें तो गजब की है, तीखी नाक और छोटी सी जगमगाती लौंग और बड़े कानों में लंबे से झूलते झुमके बड़े प्यारे लगते हैं। उनके पाके सेब जैसे गुलाबी और कोमल गालों को क्या कहने। स्वयं अनुभव कीजिए कि उपयुक्त दो वर्णों में से कौन सा अभी प्रभावी है और क्यों। उत्तर है केवल विशेषणों के कारण। आप उपयुक्त विशेषणों की जितना अच्छा प्रयोग करेंगे, आपकी रचना उतनी ही प्रभावी बनेगी। बाईं ओर देखिए हुए विशेषणों की सहायता से किसी पर्वत स्थल के सौंदर्य पर कुछ वाक्य लिखकर दिखाइए। भावों को व्यक्त करने में कुछ तुलनाएं, उपमाएं भी लेखन को सुंदर और प्रभावी बनाती हैं। आँखें झील सी, कमल सी, हिरण सी, मछली सी, गिद्ध सी। नाक तोते सी, चोंच सी, गिद्ध सी। दांत मोती से, सीप से। हवा तीर सी, आग सी। क्रोध आग सा, उबाल सा। कांठ अथवा स्वर कोयल सा, गधे सा। रंग रूप गोरा, चांद सा, चंपे सा, सोने सा, गुलाब सा, मक्खन सा। रंग रूप काला, अबनूस सा, जहाज सा, तवे सा। बुद्धिमान चाणक्य सा, कालिदास सा, व हर्षपति सा। बलवान भाभी सा, भीम सा, अर्जुन सा, हनुमान सा, गमा सा। धनी कुबेर सा। क्रियाकलाप निम्नलिखित में के लिए तीन तीन उपयुक्त विशेषण। मजदूर कविता चांद, मजदूर कविता चांद, कंप्यूटर, पर्वत सिकला, कहानी। मुहावरों का प्रयोग। शब्दों का मेल बिठाकर वाक्य शुद्धि को जान भर लेने से काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हम अपनी लेखन शैली को प्रभावशाली और चुस्त बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना होगा। प्रसंगानुसार शब्दों, मुहावरों तथा सूत्रियों के बल पर आपकी भाषा सुंदर हो जाती है। अक्सर अपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इसका क्या मतलब है कि काम बहुत सरल है। यहाँ कहने वाले ने अपनी बात मुहावरे के सारे आसानी से व्यक्त कर दी है और यह कथन असरदार भी है। मगर मुहावरे के सटीक प्रयोग का भी हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए कि किसी बात पर
आप और मित्र की तारीफ से सहमत नहीं है तो आपने लिख दिया है कि रफ़ी की बात मेरे दिमाग में नहीं, तो क्या गड़बड़ प्रयोग होगा? आप बता सकते हैं क्यों? एक तो यहाँ मुहावरे का प्रयोग सटीक नहीं है, दूसरा ये है मात्र असहमत शब्द लिखने से बात स्पष्ट हो जाती है। दिमाग में तो कुछ भी नहीं पचता, हाँ पेट में खाना जरूर पचता है। लेकिन आप यह तो नहीं लिखना चाहते कि रफ़ी की बात मेरे पेट में नहीं पची, इसका अर्थ बदल जाएगा। दिमाग में बात नहीं घुसी है, ऐसा आपने लिखा नहीं है, इसलिए ये प्रयोग सटीक नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपके बड़े भाई आपसे बहुत नाराज़ है। आपने लिखा कि क्रोध में उसका चेहरा कमल के समान लाल हो गया। ये उपमा सटीक नहीं है। कमल के फूल को कोमलता का भाव आता है। ये उपमा सुंदरता बनाने के लिए दी जाती है। इस तरह मुहावरों का सटीक प्रयोग किया जाना चाहिए। विशेषणों की ही भांति मुहावरे की भाषा को जीवित और प्रभावी बनाते हैं। मुहावरों में कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति देने की क्षमता होती है और मुहावरा प्रयोग से जो प्रभाव पड़ता है वह केवल सीधे साधे शब्दों से नहीं पड़ता। नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। का इस बच्चे की शैतानियों से मैं बड़ी परेशान हूँ। दादी जी इतने बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। भारतीय सैनिक लड़ने में जीवन की चिंता नहीं करते। जॉर्ज जॉन अविश्वसनीय लगने वाली काप मारता है। माँ ने मुझे डांटा तो मैं बहुत लज्जित हुई। ख अब इस उचित मुहावरे के प्रयोग से भाषा का उत्पन्न चमकदार को देखिए। इस बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दादी जी तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। भारतीय सैनिक सिर हथेली पर रख कर लड़ते हैं। जॉर्ज बेस्नेरवेर की हकता है। माँ ने आँख दिखाई तो मैं शर्म से गड़ गई। क्या कलाप। एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें दिए गए विशेषणों और मुहावरों में से कम 5 का सटीक प्रयोग हो। विशेषण: झगड़ालू, नासमझ, अहिंसा, दूरदर्शी, भावी, भरकम, उदार, समझदार। मुहावरे: सिर झुकाना, आँख दिखाना, 9-2-11 होना, आँखें खोलना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, सर चढ़ाना, 3-5 करना। वाक्य रचना: अब वाक्य गठन के नियमों की बात कर ले। ये नियम जाने बिना भी हम वाक्य रचना करते हैं और खूब करते हैं। बच्चा या अनपढ़ व्यक्ति जब बोलता है तो व्याकरण के नियमित जाने बिना बोलता है और पर्याय ठीक ही होता है, पर बोलने और लिखने में थोड़ा अंतर है। बोलने में तो वक्ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आवाज़ के उतार चढ़ाव, बंधवों की उन पूर्ति, शरीर भाषा आदि के द्वारा वह अपनी बात को सफलता से समझा देता है, पर लिखने में हमें वाक्य की मूर्ख प्रिसिशन होते हैं। अंत हमें स्पष्टता और शुद्धता अवश्य है। वाक्यों की शुद्धता की बात करते हुए हमारा ध्यान सबसे पहले अवनित की ओर जाता है। अतीत का अर्थ है वाक्य के भीतर दो के परस्पर संबंध के अनुसार वाक्य में उनका स्थान। इसे आप यो समझ सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। एक तरह से देखने में वाक्य ठीक लगता है। क्रिया है आभारी रहेगा। कौन आभारी रहेगा? देश करता, जिसका आभारी रहेगा महात्मा गांधी का। पर महात्मा गांधी का पद का निकटतम संबंध है देश से, इसलिए इस वाक्य का अर्थ हुआ है महात्मा गांधी का देश सदा किसी का आभारी रहेगा। स्पष्ट है कि वक्ता लेखक या यह वक्तव्य नहीं हो सकता। ये पर्दों की परस्पर अनुवृत्ति ठीक ना होने से हुआ है। ठीक अनुवृत्ति होगी। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। अनुवृत्ति के
अनुवृत्ति के प्रयोग नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। अन्यथा संबंधी कुछ बातें। वाक्य रचना करते समय ये ज्ञान होना चाहिए आवश्यक है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। उन शब्दों के ठीक ठीक संबंध को जाने के लिए उनका एक दूसरे से समझ से ही अनुवृत्त कहलाता है। जो लिखा जा रहा है वह व्याकरण सम्मत होना चाहिए, इसलिए पूरे वाक्य में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। दो शब्दों में लिंग वचन अर्थात पुरुष कारक और काल की जो समानता होती है उसे अनुवृत्त कहते हैं। जैसे छोटी लकड़ी रोती है, छोटी लड़की रोती है। उदाहरण में छोटी शब्द का लड़की से लिंग और वचन का तालमेल है रोती है शब्द। लड़की से लिंग वचन और क्रिया में अनुवृत्ति है। कर्ता कर्म क्रिया और अनुवृत्ति। कई लोग गीता ने फल खाई या राकेश ने एक कहानी सुनाया जैसे वाक्यों का प्रयोग करते पाए जाते हैं, मगर इससे यह पता चलता है कि प्रयोग करने वाले को क्रिया लिंग और वचन का सही ज्ञान नहीं है। इसके कुछ नियम हैं, आइए सबके बारे में कुछ जानें। नियम के अनुसार कर्ता कर्म क्रिया। गीता फल खाना। ये बात दोबारा देख लेते हैं। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, गीता प्लस फल प्लस खाना। ये कर्ता गीता स्त्रीलिंग और कर्म फल पुल्लिंग है। इस क्रिया पुल्लिंग खाया होगा और क्या बनेगा, गीता ने फल खाया। ठीक ऐसे ही राकेश वाले दूसरे उदाहरण में कर्म स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग सुनाई होगी। विसर्ग विशेषण प्रयोग में अनुवृत्ति। शुद्ध लेखन के लिए वाक्यों में अनुपयुक्त विशेष्य और विशेषण का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। आपने कई प्रयोग देखे होंगे जैसे लाल गाय, काली बिल्ली, सफ़ेद हाथी, ऊंची दुकान, फीके पकवान, मोटा लड़का, पतली लड़की आदि। इन रचनाओं में पहले विशेषण और दूसरा विषय है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि की विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनता है और इसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। पहले उदाहरण में लाल विशेषण है और गाय विषय। आकारात आ ध्वनि से अंत होने वाला शब्द विशेषण जैसा गोरा, काला, पीला आदि में सावधान रहना। संज्ञा सर्वनाम की अनुवृत्ति। लेखन में वाक्य बनाते समय संज्ञा प्रयोग की अशुद्धि देखने को मिल जाती है। जैसे डाकुओं का एक गिरोह पकड़े गए, फूलों का गुच्छा बहुत अच्छे लगते हैं। यह वाक्य बनाने वाले ही बहुत भारी भूल है। पहले वाक्य में पकड़ा गया और दूसरे में अच्छा लगता है का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि ये कर्ता समूह वचन संज्ञा गिरोह गुच्छा है। अर्थात ऐसे वाक्यों को का की के बाद में आने वाली संज्ञा कर्ता होती है और कर्ता हिसाब से क्रिया एक वचन होगी। सर्वनाम का प्रयोग। सुमित कल सुबह आया था। सुमित हिंदी की किताब दे गया था। इस वाक्य में 2 बार सुमित आया है। ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद वाक्य सही बनेगा। जैसे सुमित कल सुबह आया था, मैं हिंदी की किताब दे गया था। जहाँ सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुधार जाता है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता कर्म क्रिया अनुवृत्ति। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष उसके कर्ता के अनुसार होता है। जैसे अशुद्ध लड़का खो गया, राम लक्ष्मण और सीता गई, आप हमारे घर पर जाओ। शुद्ध लड़का गया, लड़के गए, राम लक्ष्मण और सीता गए, आप हमारे घर
आ जाइए, तुम हमारे घर आ जाओ। ना और को वाले वाक्यों में ये नियम कुछ बदल जाता है। आप जानते ही हैं, कर्ता के साथ ने लगातार केवल भूतकाल का वाक्य बन सकता है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार लिंग वचन होती है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तकें पढ़ी। ने वाक्य कर्म के साथ को लगा हो तो क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन ही रहेगी। जैसे राम ने पाठ को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तकों को पढ़ा। विराम चिन्हों का ठीक प्रयोग। वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझने में विराम चिन्हों भी सहायता होते हैं। इसलिए अच्छी हिंदी लिखने के लिए उसे उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना चाहिए। विराम चिन्ह न लगाने से अर्थ अस्पष्ट होता है और कभी कभी अर्थ का निरर्थ होने की संभावना भी होती है। जैसे तुम उठो मत बैठे रहो, अस्पष्ट। तुम उठो मत बैठे रहो, उठने का आदेश। तुम उठो मत बैठे रहो, ना उठने का आदेश। राधा मोहन कृष्णकांत पधार रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। राधा मोहन और कृष्णकांत पधार रहे हैं, तीन लोग आ रहे हैं। लंबे और जटिल वाक्यों के विराम चिन्हों की उपयुक्तता और बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं से मालूम होता है कि वाक्य का कौन सा हिस्सा किस अंश से जुड़ा है और कहाँ किस पर कितना बल है। इस तरह अच्छे लेखन के लिए ज़रूरी है कि पहले हम सही लिखें। हम पहले भी बता चुके हैं कि सही और शुद्ध लिखने का अर्थ शब्दों की वनित शुद्ध हो, वाक्य की रचना व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया गया हो। वाक्यों के बारे में कुछ और। अच्छी हिंदी लिखने में निपुणता पाने के लिए अच्छे वाक्यों का गठन होना चाहिए। अच्छे वाक्य से तात्पर्य है सरल, स्पष्ट, चुस्त और आकर्षक वाक्य। हमें यथासंभव जटिल वाक्य बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि पर्याय बड़े वचनों में गलतियां होने की संभावना रहती है। बड़े वाक्य में जो कहना हो उसे 2, 3, 4 घंटे सरल वाक्यों में कह सके तो अच्छा है। स्पष्टता के बारे में हम अनेक बार बता चुके हैं, क्योंकि अर्थ स्पष्ट होने पर ही लेखन की सत्करता है। वाक्यों के अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए और ना ही अप्रचलित, ठीक, कठिन और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग। कुछ लोग समझते हैं कि जटिल तत्सम संस्कृत शब्दों के प्रयोग से रो पड़ता है। ये सच नहीं, सरलता में अनूठी सुंदरता है। स्वयं देखिए, वाम स्पष्ट पर लिखित तख्तों का अवलोकन करें। बाईं ओर लिखे तख्त लिखे। भारत लक्ष्य प्रति के सन्निकट प्रतीक होता है। भारत लक्ष्य के पास लगता है। महिला लेखिकाओं का सम्मेलन हुआ। लेखिकाओं का सम्मेलन हुआ। नेता स्वयं अपना आत्मा प्रचार करते हैं। नेताजी अपना प्रचार स्वयं करते हैं। नेताजी आत्मा प्रचार करते हैं। प्रभावी से जननात्मक लेखन। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर ही देने होते हैं। जो प्रश्न पाठ्य सामग्री पर आधारित है, उनके उत्तरों की आपने तैयारी की होती है और अभ्यास भी। इसलिए वहाँ आप प्रश्न के अनुसार तथ्य या विचार को कर्मक और उसे क्रमिक रूप से शुद्ध भाषा में लिख देते हैं। परंतु पत्र, प्रभाव, पल्लव और निबंध लिखने में आपकी मौलिकता की भी परख होती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विषय के अनुसार अपने विचारों को क्रम से प्रस्तुत करें, अर्थात आपके विचार में भी सरलता हो और वाक्यों में भी। मान लीजिए आप कोई यात्रा विवरण लिख रहे हो तो उसमें क्रम होना, यात्रा की प्रेरणा, स्थान, कैसे गए, विशेष घटना आदि, इन्हें आप क्रम से
अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करेंगे और आप एक अनुच्छेद में जिस विचार पर लिख रहे हैं उसके वाक्य भी परस्पर जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा का आरंभ लिख रहे थे और अचानक गंतव्य स्थान में खरीदी निजी चीज़ें के बारे में बताने लगे और फिर स्नेह यात्रियों के बारे में। यह पल्लव में भी आप चुने हुए विषय में अपने भावों का विस्तार करते हुए कर्मिक और तार्किकता का ध्यान रखेंगे। पल्लव का अर्थ है अनावश्यक विस्तार नहीं है, ना आप अप्रासंगिक बात लिखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करेंगे तो लेखन प्रभावी नहीं बनेगा। पत्र में विशेष कर घरेलू पात्रों में निजातता एक प्रधान गुण होता है, इसलिए व्यक्तिगत स्नेह लगाव का वाक्य प्रसंगानुसार ठीक बैठता हो तो देना चाहिए। जैसे माँ, जब से तुम गई हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हारी याद आती है। पिताजी, अब मुंबई से मेरे लिए क्या लेकर आओगे? शब्दावली लेखन वह जिसमें शब्द का प्रयोग सटीक और वाक्यों की बनावट सुगठित होती है, आपको लिखने में आसान हो और पढ़ने को समझना आसान। विचार क्रम से रखें जिसमें उसे पढ़ने में आपका मन लगे। क्या कलाप? आपने इसी पुस्तक में एक था पेड़ और एक था ठूठ नामक पाठ अब तक पढ़ लिया होगा। उसी पाठ का एक नमूना देखिए। अंश एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के हल्का पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। पेड़ पेड़ वहाँ पेड़ पूरा ना दिखता था, इसलिए मैं पंगल से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि हवा कितनी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। अब निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दोनों में अंतर पहचान कर लीजिए। अंश 2, सृजनात्मक मस्तिष्क के कारण। सृजनात्मक मस्तिष्क आत्मा विमोही होता है। आत्मा विमोही चिंतन में फेटेसी जैसे प्रक्रिया का प्रभुत्व होता है। यह अपेक्षाकृत अथता बहिर्भूत होता है और अंतर्मुखी उलझनों से भौतिक वस्तुओं का रूपायन प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें नियंत्रण की उन प्रक्रियाओं से विराम होता है जो अथता चिंतन को संचालित करती है। अंत यह अर्थकर्ता चिंतन से अधिक सरल तथा तर्कित सूत्रों से अनविरोध है। ये अमूर्त रूपों की वजह मूर्त रूपों की ओर उन्मुक्त होता है। मूर्तिकारण की रूपकृतियाँ प्रत्यक्ष बिंब रूपक सौंदर्य इत्यादि है। ये चिंतन की चरम परिस्थिति मायावरण तथा तुंद्रामूलक बिंबावली है। इस तरह यथार्थ चिंतन की विवेकशील सत्य के विपरीत आत्मा वियोगी चिंतन का कालक्रमक सत्य कल्पना मिश्र तथा मूर्त होता है। सरल लेखन, प्रभावी लेखन। निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि पहला अनुच्छेद पढ़ने से अधिक आसान और शीघ्र ही समझ में आने वाला है।
वहीं दूसरी ओर दूसरा अनुच्छेद अधिक विकष्ट है। वह सरलता से समझ में नहीं आता, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण शुद्ध है। लेखन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे मन में जो भाव या विचार हो वह बिल्कुल स्पष्ट हो। उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रतीकों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना होता है। लेकिन हमारी बात दूसरों को तभी समझ में आएगी जब पढ़ने वाला भी उन प्रतीकों या मुहावरों को समझता हो और हम भी उसका ठीक ठीक प्रयोग करें। जैसे यदि आप लिखें कि राम दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, तो इसे सभी पाठक समझ लेंगे। वह दौड़ने की प्रक्रिया आंखों से देखते हैं, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि राम किस तरह से यहाँ किस तेज़ी से गया होगा। इस तरह आप पाठक को एक जानकारी देते हैं। लेकिन इस तरह यदि आप लिखते हैं कि राम तीर की तरह डॉक्टर के पास गया, तो आप राम के तेज दौड़ने के बारे में अपनी राय बता रहे हैं। मान लीजिए आपने दूसरे मुहावरे का प्रयोग किया, राम आंधी की तरह डॉक्टर के पास गया। यह मुहावरा सटीक नहीं है, क्योंकि पाठक को भ्रम हो सकता है कि राम ने डॉक्टर के यहाँ जाकर अव्यवस्था फैलाई थी। जैसे आंधी आती है, हर चीज़ों को अव्यवस्थित या असित विस्तृत कर देती है। इन सभी बातों का तात्पर्य है कि भावों और विचारों को व्यक्त करते समय अधिक सावधानी बरतनी जरूरी होती है। अब आप जान चुके हैं कि कुछ भी लिखने से पहले आपके मन में कोई बात या विचार आता है। उसे व्यक्त करने के लिए आप शब्द चुनते हैं। जब एक या दो शब्द से वह बात व्यक्त हो पाती है, तब आप उन शब्दों के सारे ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके पाठक आपकी बात ठीक ठीक समझ लें। जैसे आपको आपका नाम बताना है, तो आप लिखते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र है। लेकिन एक वाक्य में बात पूरी नहीं हो तो आपको कई वाक्य बनाने होंगे। सारे वाक्य आपसे संबंधित होंगे। यदि ये वाक्य सिलसिलेवार बनाया जाए तो कई वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद या पैरा बन जाता है। अच्छे लेखन का तकज्जा है कि आपके वाक्य क्रमवार और छोटे छोटे हो। जैसे आप लिखें कि मैं जोधपुर में रहता हूँ, मेरे पिता का नाम श्री शंकरदास है, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है, मेरा नाम रामचंद्र है। यहाँ सभी वाक्य ठीक है, लेकिन उन्हें सिलसिलेवार ढंग से नहीं रखा गया है, इसलिए सुखंडित है। सरल वाक्यों के बाद वो पूरा अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं लगता है, यह अनगढ़ और अटपटा लगता है। इसे यह लिखना बेहतर होगा, मेरा नाम रामचंद्र दास है, मेरे पिता का नाम श्री शंकर दास है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है और मेरी माँ प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। यह अनुच्छेद का स्वाभाविक विकास है, इसलिए बेहतर और प्रभावशाली लगता है। जब एक अनुच्छेद में आपकी बात पूरी नहीं हो पाती, तो यह आप दूसरे और फिर तीसरे अनुच्छेद की रचना करते हैं। जैसे परिचय के बाद आपको अपने शौक या हॉबी के बारे में भी बताना हो। इसके बाद आपको यह इच्छा या कार्यक्षेत्र के बारे में बताना हो। इस तरह कई अनुच्छेद मिलकर एक निबंध बन जाता है, लेकिन हर अनुच्छेद अलग अलग किसी एक पक्ष या विषय पर केंद्रित होता है। ये विषय मूल विषय के ही अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे अपने बारे में ही लिखना हो तो पहले परिचय फिर हॉबी या करियर की जानकारी देना आवश्यक होगी। यदि शिक्षा वाले अनुच्छेद में परिवार की बात और करियर वाले अनुच्छेद में गांव की चर्चा करें, तो आपका आलेख अरुचिकर और अटपटा हो जाएगा। आपने क्या सीखा? सबसे पहले अपनी बात व्यक्त करने के लिए हम सही शब्द की तलाश करते हैं। जब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, तो अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम वाक्य गढ़ते हैं। जब हमारी बात एक वाक्य में पूरी हो नहीं पाती, तो हम अनुच्छेद या पैरा बनाते हैं। जब एक अनुच्छेद भी
में भी हमारी बात पूरी नहीं समाती तो हम कई अनुच्छेद वाला निबंध या आलेख तैयार करते हैं। लेखन के समय हम विषय का ध्यान रखते हैं, प्रयोजन और पाठक का भी ध्यान रखते हैं, अर्थात क्यों लिख रहे हैं और पढ़ने वाला कौन है, किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि बातें उपयुक्त क्रम में रखी जाए और एक अनुच्छेद के बाद दूसरे अनुच्छेद में गड़बड़ ना हो जाए, उनका दुर्भाव ना हो। अच्छे लेखन के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या किसके लिए लिख रहे हैं। लिखते समय ध्यान में रहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। लेखन विषय के अनुरूप और अथवा नहीं, तथ्यों का क्रम ठीक है अथवा नहीं, आपके शब्द का चुनाव और प्रयोग सटीक है अथवा नहीं, आपकी भाषा शुद्ध है अथवा नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से हुआ है या नहीं। योग्यता विस्तार। दैनिक जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर अपनी एक डायरी लिखना आरंभ कीजिए। देश में आज़ादी के बाद से आज तक हुई प्रगति का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।